इम्पल्स एंड मोमेंटम के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अपने डिस्कशन का, दैट इज रोटेशन। ठीक है। इम्पल्स एंड मोमेंटम में दो सवाल खाली बच गए हैं। ठीक है, वो मैं आपको किसी दिन करा दूंगा, है ना। इम्पल्स और मोमेंटम में दो टाइप ऑफ क्वेश्चन खाली बच गया है। थ्योरी इट हैज बीन कंप्लीटेड, ओके। वो मैं आपको किसी और दिन करा दूंगा। हम अब नए चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। दो टॉपिक बचे हुए हैं तो मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का उसका। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रोटेशन। तो रोटेशन को पढ़ने के लिए हम बहुत सारे कंसेप्ट्स को पहले पढ़ेंगे, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास हैज ऑलरेडी बीन डन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, जहां पर अब रोटेशनल एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को और पढ़ने के लिए प्रीवियस नॉलेज क्या चाहिए? प्रीवियस नॉलेज वो भी मैं लिख दे रहा हूं। काइनेमेटिक्स का सर्कुलर मोशन, है ना। जब मैं काइनेमेटिक्स का सर्कुलर मोशन बोल रहा हूं तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ठीक है। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऑलरेडी डन। देखो बेटा, ये सब चीजें अगर नहीं दिमाग में होगी तो ये चैप्टर सही में पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है। तो जो जैसा है उसके हिसाब से मैं बता दे रहा हूं। फिर आपको डायनामिक्स में जो सिखाया, वहां बोलकर सिखाया कि रोटेशन में जरूरत पड़ेगा, वो चाहिए होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कैसे इसको वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं। ठीक है। कैसे इस दोनों में रिलेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये सब। ठीक है। अंदर की तरफ का फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ये चाहिए होगा डायनामिक्स का। और वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक। ठीक है। और एनर्जी कंजर्वेशन वाला टॉपिक, ये चाहिए होगा। तो यहां तक पहुंचने में अभी मुझे टाइम है। ठीक है।
काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क एनर्जी, पावर वाला जब कंसेप्ट यूज होगा उसमें टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि अभी हमारा 2 से 3 क्लास सिर्फ इसको निकालने में जाएगा। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं टॉर्क शुरू करूं, ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब तो छठ के बाद ही होगा टॉर्क वर्क। तो तुम्हारे पास टाइम है ये सब रिवाइज कर लेना। ठीक है। क्योंकि कोई फिर फायदा नहीं है ना बेटा, फालतू में आप यहाँ बैठे रहोगे, मैं कुछ बोलता रहूंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे भी आधी जनता को समझ में नहीं आता, पढ़ना लिखना है नहीं किसी को, बस नंबर चाहिए और सिलेक्शन चाहिए। मिल जाए सिलेक्शन, बोर्ड में 95% लाकर सिलेक्शन ना होने वाला नीट जेई में। ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया है तो अभी 6 महीने बाद और समझ आ जाएगा, जब 12वीं का डर लगेगा कि बोर्ड में भी फेल कर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लगे रहना होता है, सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 लेके तो आना नहीं है, आपको तो एक सीट चाहिए, है ना? अब रैंक 1 को भी एम्स मिलेगा, 10वीं वाले को भी वही मिलेगा, 15वीं वाले को भी वही मिलेगा। ठीक है। तो हमें एक सीट से मतलब है ना, एक सीट कहीं से भी ले आओ। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है राइट साइड में लिखा हुआ है। तो अभी आपके पास टाइम है, इन सब को करिए, है ना? तब तक मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाऊंगा। इसमें लगेगा मतलब 2 3 क्लास 4 क्लास लगेगा। और 2 3 क्लास का क्या मतलब हुआ, एक क्लास तो अभी होगा, अगले वीक पूरा खाली केमिस्ट्री क्लास है। तो फिर जब अगला क्लास होगा वो छठ के बाद होगा। तुम्हारे पास टाइम है इसको रिवाइज करने का, तो रिवाइज कर लेना। टाइम मैंने भरपूर दिया है सबको, ऐसा नहीं है कि मैंने टाइम नहीं दिया, टाइम मैंने भरपूर दिया है सबको। इतना टाइम तो कहीं नहीं मिलता है रिवाइज करने का। मैंने आराम आराम से सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं, कहीं भागे नहीं है। और जो छोड़ा है वो बोल के छोड़ा है कि हाँ ये छोड़ दिया। अपने से कर लेना, या कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो फॉर अ पॉइंट मास, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, मैथ्स में तुम्हें 9 10 तक, है ना, जब मैंने पढ़ाया तो हमेशा ये बताया कि डिस्टेंस जब भी लिखा होता है, डिस्टेंस जब भी लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो ध्यान रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जब आप डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात आती है डिस्टेंस कहाँ? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस लाइन
इसी रेफरेंस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड द मास कहाँ रखा हुआ है, ठीक है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय सिंबल आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय सिंबल आई। तो डायग्रामेटिकली सपोज दिस इज योर एक्सिस और कोई एक पॉइंट मास, दिस इज पॉइंट मास, इस एक्सिस के चारों बगल गोल गोल घूम रहा है। दिस डिस्टेंस विल बी आर, और आर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो वी कैन राइट moment of inertia about this axis as m r square। ध्यान रहे, दिस इज योर पॉइंट मास, पॉइंट मास। यहीं पर एक चीज समझ लेते हैं कि कल को मान लो तुमने एक्सिस चेंज कर दिया, तो ये दूरी भी चेंज हो जाएगी। से दिस दूरी इज नाउ r1, है ना, बी एक्सिस मान लेते हैं इसको। तो नाउ the moment of inertia will be given by m r1 square। तो यहीं पर हम एक कॉशियस नोट लिखेंगे। While attempting the question of rotation, डे 1 में ये क्लियर होना चाहिए। While attempting question of rotation, we will first check the axis about which rotation is happening। इन्हें की आंख बंद करके एम आर स्क्वायर लगा दिया। वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो नया चीज है, नई चीज सीख रहे हो, आंख बंद करके कुछ नहीं करने का। नई चीज सीख रहे हो तो बेसिक से सीखो सब कुछ। हाँ भाई चलो ठीक है, रोटेशन का सवाल आएगा, सबसे पहले मुझे एक्सिस देखना है कि कौन से एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, देखेंगे ध्यान से। मान लीजिए ये आपका एक रॉड है, ठीक है बेटा। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, बाद की बात है। तो अगर मैंने वो कॉशियस नोट लिखा है, तो रॉड को ऐसे घुमा दो। तो रॉड को घुमाने का ऐसे मतलब क्या होगा, अपने पेन को बीच में पकड़ो और उसको घुमाओ। दिख रहा है आपको, पेन घूमता हुआ, रोटेट करता हुआ, बीच में पकड़ के, ठीक है, बीच में पकड़ के, है ना।
हाथ से घुमाओ उसको। ठीक है, ऐसे बीच में पकड़ के उसको हाथ से घुमाओ। ठीक है, तो चेक करना है किसके अबाउट वो घूम रहा है। हो सकता है इधर से घुमा दे। इधर से घुमाने का क्या मतलब है, कोने में पकड़ो पेन को, अब घुमाओ। तो घुमाने में फर्क नजर आ रहा है आपको? हाँ, हाथ से जब आपने बीच से पकड़कर घुमाया और कोने से पकड़कर घुमाया, दोनों में फर्क तो कुछ तो महसूस किया होगा आपने। दोनों घुमाना इज व्हाट, डिफरेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉशियस नोट आपको लिख के दिया गया है कि भाई ये स्टार्ट करने के पहले एक्सिस देख लेना कौन सा एक्सिस है। ठीक है, एक्सिस सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस लाइन जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इतना ज्ञान मैंने आपको एक्सिस के बारे में दे दिया। आई होप अगली बार जब आप रोटेशन का सवाल शुरू करेंगे, सबसे पहले ये पूछेंगे एग्जामिनर से या क्वेश्चन मेकर से कि भाई एक्सिस क्या है। क्वेश्चन में ये ढूंढेंगे एक्सिस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट नोट करिए। तो ऐसा भी हो सकता है कल को, when we have more than one point mass, तब कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं पर भी रख लो, मान लो 3 पॉइंट मासेस। ठीक है, R1, R2, say for example this distance is R3 and this distance is R4. This is M1 mass, this is M2 mass, this is M3 mass, and this is M4। तो ये रहा अपना एक्सिस, पहले एक्सिस चूज कर लेंगे। तो I about given axis will be M1 R1 square, M2 R2 square, M3। अब देखना यहाँ ध्यान से, है तो ये मेरा एक्सिस के लेफ्ट में, लिखना क्या चाहिए था, -R3 का स्क्वायर। लेकिन बचपन से क्या सीखते आए हैं, माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का स्क्वायर करो, रिमेन्स सेम। इसलिए लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं। माइनस क्यों नहीं लिया, समझ आया? है वो माइनस ही। ठीक है, प्लस अगेन -R4 का स्क्वायर। आप भी अलग कलर के पेन से लिखना, ये ताकि आपको जब आप बाद में रिवाइज करो तो आपके दिमाग में रहे, अरे यार वो -R3 था, क्योंकि हमने स्क्वायर किया, इट इज सेम। ठीक है बच्चा, therefore what we can conclude from this, सारे मास और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का समेशन। तो जैसे ही मैंने समी किया है ना बेटा, जैसे ही मैंने ये लिखा, वैसे ही अब रू कांपना शुरू हो जाना चाहिए कि अब समेशन के बाद ये इंटीग्रेशन लिखेगा।
लिखेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। पहले समेशन वाला कर लें, फिर इंटीग्रेशन वाला। बस ऐसा साइन लगा के छोड़ दो। ठीक। कुछ पूछना है आपको यहाँ तक? बताइए, ऐसा कोई चीज जो नहीं दिमाग में गया हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ऐसा होता है। हाँ, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। जस्ट लाइक नॉर्मल ट्रांसलेशनल में जो मास काम करता है, वही रोटेशनल मोशन में आई की तरफ बिहेव करता है। जैसे mv² लिखते हो ना आप, वैसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे, I⍵²। स्केलर क्वांटिटी। यूनिट्स। बताओ भाई, यूनिट्स तो बता ही सकते हो आप। केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। चलो, तो एक दो आसान आसान से क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज वी हैव 2 point masses m1 and m2. Distance between both of them is d. Calculate the moment of inertia of this system about this axis. Axis दिया हुआ है ये रहा। This is your question. आज आपको थर्मोकेमिस्ट्री का जीटीएस मिल जाएगा। ठीक है, बनाना शुरू कर देना। हो गया बच्चा? सो आई विल बी इक्वल्स टू m1 r1 square, m2 r2 square। नाउ m1 तो एक्सिस पर ही रखा हुआ है, which means r1 is equals to 0। And what is the perpendicular distance of m2? d। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप भी ऐसे ही बनाना, शुरू में बनाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो 0 हो गया बेटा। m2 × d², ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आया आपका आंसर। ठीक है, देखो, इसी सवाल से हम ये सीखेंगे। और कुछ पुराने कंसेप्ट को यूज करेंगे।
क्वेश्चन इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of mass of this system। तो सवाल क्या हो गया? एक सवाल में दो सवाल हो गए भाई। पहले तो सेंटर ऑफ मास पता करो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो तुमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सिखाया मैंने आपको निकालना। फर्स्ट कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। अब एक बात बताओ, है ना, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, एकदम सिंपल सा सवाल। अब एक बात बताओ, बिना सेंटर ऑफ मास के आप ये कर लोगे? अगर नहीं पता होगा तो एनसीईआरटी में तो नहीं है सेंटर ऑफ मास, खाली लिख के छोड़ दिया, सिखाया तो नहीं सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते। कर लोगे बिना उसके? कर लो। फर्स्ट टेल मी व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब समझ में आ रहा है मैंने सेंटर ऑफ मास क्यों इतना मेहनत करके पढ़ाया? बड़ा बड़ा बॉडी का जब रोटेशन होगा तो पूरा मास को हम पार्टिकल पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देंगे और सिर्फ पॉइंट मास का रोटेशन देख लेंगे। समझ आ रही है चीज? जैसे मान लो स्फीयर हुआ, सिलेंडर हुआ, कोन आपको सिखाया, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो पूरा कोन को हटा देंगे, उतने ही मास का ऑब्जेक्ट, उतने ही मास का पॉइंट मास उसके सेंटर ऑफ मास पर रख देंगे, उसका रोटेशन करा लेंगे, फट से आंसर आ जाए। आगे बेटा। मान लेते हैं ये दो तरीका सिखाया था मैंने आपको, x1 दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर होगा? d-x1। अब ये मेरा 0,0 है, लिखो m1 इंटू -x1 m2 इंटू d-x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब तुमने इसको ओरिजिन मान लिया है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? 0। एक तरीका ये था, यहां से x1 के लिए सॉल्व कर लो, देखो ये तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। इसको राइट साइड ले जाओ और फाइनल आंसर मिला लो। आपने जिस भी प्रोसेस से किया होगा यही आंसर आया होगा। ठीक, थोड़ा सा रिवीजन हो गया सेंटर ऑफ मास का। दूसरा भी कर देता हूँ, दूसरा भी, मेथड वन, दिस वाज मेथड वन। सेंटर ऑफ मास निकालने का मेथड टू क्या हो सकता था? ओरिजिन यहां मान लो, ठीक है, इसको 0,0 मान लो, ठीक है, तो उसको अगर 0,0 मान लिए तो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू डी डिवाइडेड बाय
m1 plus m2. This will be your position of center of mass. Same answer. सेम आंसर देख लो। x1 का वैल्यू कितना आया, और यहां से भी अगर आप देखो तो xcm का वैल्यू क्या आया, सेम, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद तो कुछ है नहीं इस, ठीक है। तो चूंकि हमें एक्सिस ये नहीं दे रखी है, इसको मिटा देंगे। जो एक्सिस दे रखा है उसी के अबाउट कैलकुलेट करेंगे ना। क्या होगा बताओ। I इज इक्वल टू m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 d माइनस x1 का होल स्क्वायर। पुट कर दो x1 का वैल्यू। कैलकुलेशन घर पर कर लेना, ठीक है। मैच करो, ये आया। ये पूरा कर दे क्या, एक पहला कैलकुलेशन है तो पूरा कर देते। ठीक, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो। d माइनस m2d अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपको सबसे पहले ये देगा। अंदर में सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है। मैच करो, ये आया। ठीक। उसके बाद जो कॉमन है वो बाहर निकालो। m1 m1 m2 m2 d स्क्वायर। और नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन है। पहले वाले में क्या बचेगा, m1 m2 निकाल लिए हो तो m2। दूसरे वाले में क्या बचेगा, m2 m1 निकाल लिए हो तो m1। m1 प्लस m2 ऊपर में भी है, m1 प्लस m2 नीचे में भी है। एक कैंसिल आउट करेंगे। दिस विल बी योर आंसर। Moment of inertia of this body about center of mass will be given as m1 m2 divided by m1 plus m2 into d square. बोलो, कुछ पूछना है। मैथ्स है, अरे फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गया बेटा। फिजिक्स तो यहाँ खत्म। दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथ्स। फिजिक्स तो यहीं खत्म हो गया यार।
कुछ पूछना है बच्चा? ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आओ फिजिक्स में? तो ठीक है। मैथ्स जिनका बढ़िया है, फिजिक्स उनका बढ़िया है, इतना हमको पता है। ठीक है। बाकी रोते रह जाएंगे लोग, और नंबर यही देगा, दगा देगा। सिंपल कंसेप्ट। और क्लास 12 में मैथ्स जिनका बढ़िया है, उनका केमिस्ट्री भी बढ़िया है। ठीक है। पहला 3 चैप्टर केमिस्ट्री का खाली मैथ्स है, खाली मैथ्स है, पहला 3 चैप्टर। ठीक है। तो मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नाउ, एक और दिक्कत बच्चों को क्या आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में? अगर मान लीजिए ये मेरा 3 एक्सिस दे रखा है, मैथ्स वालों को नहीं होगा ये सब दिक्कत, नहीं होना चाहिए अगर अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो। एंड देयर इज अ पॉइंट इन स्पेस जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ABC। ठीक है। फाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम X axis। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम Y axis। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम Z axis। आपको समझ में आ रहा है मैं ये सवाल क्यों करा रहा हूं? क्योंकि बेटा अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने नहीं आया, और अगर आपको एक्सिस मार्क करके दे दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। समझ में आ रही है चीज? तो अगर आपको एक पॉइंट मास का लोकेशन यहां पर ऐसा दे दिया और पूछे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वो आता ही नहीं होगा निकालने, तो कैसे निकालोगे आप? तो एक तो तरीका होता है कि मैं फॉर्मूला लिख दूं यहां पर जो आप घोट जाओ अच्छे से। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है जिसमें 5 मिनट लगेगा लेकिन सदा सर्वदा के लिए ये सॉल्व हो जाएगा तरीका। वो क्या है? प्रोसेस। तो मैं आपको प्रोसेस सिखा देता हूँ। आपको भी पता है मैं प्रोसेस में ज्यादा बिलीव करता हूँ एज कम्पेयर टू वो शॉर्टकट। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको विजुलाइज करेंगे कि ये ए है कहाँ लिखा हुआ है। ऐसे तो दिख रहा है कि बोर्ड में लिखा हुआ है, XY पर लिखा हुआ है ना? आप सभी को ये ए कहाँ दिख रहा होगा? XY पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट ए वो नहीं है। सबसे पहले वो देखना है। ए ये है। जैसे मान लीजिए, अगर आप एक क्यूबॉइड बना दीजिए। ठीक है। सो ये है ए। ठीक है, मार्क करिए। दिस इज योर ABC कोऑर्डिनेट। ठीक है। ठीक है बच्चा।
दिस पॉइंट विल बी ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। देख लो एक्स एक्सिस पर है, ए कॉमा जीरो, दिस पॉइंट विल बी जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो, एंड दिस पॉइंट विल बी जीरो कॉमा सी। तो बोलो बेटा, क्लास 10 का डिस्टेंस फॉर्मूला। बोलो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 11 में क्या बदल जाएगा? 11 में ये बदल जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। नोट करो। तो इधर भी 11 लिख देना ऐसे 10 के साथ। अब फट से मुझे अब डिस्टेंस बता दो, एक्स एक्सिस और उस पॉइंट का। लग क्या? So distance from x-axis will be written as distance of x-axis will be written as this. Now tell me distance of y-axis, distance of that point from y-axis. आप ये देखना, ऐसे देखना है, देखो ये ऐसे है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है? तो वो दिखता नहीं है। कर देंगे हम। तो a माइनस जीरो का स्क्वायर, b माइनस बी का स्क्वायर, और c माइनस जीरो का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, अब डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो यहाँ पर शॉर्टकट सिखा रहे हैं अब, जो सब सिखाते हैं। अगर मेरा कोऑर्डिनेट ए
बी और सी है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का, देख लो ध्यान से, किसी भी पॉइंट का अगर मेरा ये सिखाते सिखाते ये है जो मैं भी सिखा रहा हूँ। अगर मेरा कोऑर्डिनेट ए बी और सी है किसी पॉइंट का, तो एक्स एक्सिस निकालने के लिए इसको गायब कर दो, बाकी का स्क्वायर कर दो। वाई निकालने के लिए बी को गायब कर दो, बाकी का स्क्वायर कर दो। और इसी तर्ज पर जल्दी बताओ जेड का डिस्टेंस क्या होगा? सी को गायब कर देंगे। समझ आए? बैठ के तो x2 x1 नहीं करेंगे ना बेटा, शॉर्टकट भी पता होना चाहिए और तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ चूंकि अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट का पता है, क्या आएगा एक्सिस से डिस्टेंस। नाउ फिजिक्स। ठीक है। देयर इज अ पॉइंट मास, whose mass is m, kept at x comma y comma z. Find its moment of inertia about x axis, about y axis, about z axis. बताइए क्या होगा? मास तो कहीं नहीं जा रहा है। सवाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का है जो मैथ से सीखते हो आप। तो सब में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दीजिए और बताइए क्या आएगा। शॉर्टकट लगाइए, शॉर्टकट। एक्स एक्सिस के लिए इसको कट कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। वाई एक्सिस के लिए वाई को कट कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। जेड एक्सिस के लिए जेड को कट कर देंगे। मैच कर लो, आंसर ये आया। अगला सवाल लिखो।
Find the moment of inertia for the following system about x-axis. About x-axis. First, mass is kept at a comma b comma 0. Second, mass is kept at c comma 0 comma d, and third mass is kept at 0 comma e comma f. फाइंड करो। एक्सिस को देखना है बेटा सबसे पहले। हो गया। फिजिक्स का कंसेप्ट क्या लगाएंगे? पहले m1 का निकाल देंगे, फिर m2 का निकाल देंगे, फिर m3 का निकाल देंगे। फिजिक्स का कंसेप्ट। फिर तीनों को जोड़ देंगे, ऐसा फिजिक्स बोलता है। फिर निकालना कैसे होगा? वो मैथ्स से। m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कट कर दो, बी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या देगा आपको? बी स्क्वायर देगा। अगेन कट कर दो इसको, 0 का स्क्वायर डी का स्क्वायर आपको क्या देगा? डी का ही स्क्वायर देगा, 0 प्लस डी का स्क्वायर। ये क्या देगा आपको? आंसर मैच करो। आइए आंसर। एक सवाल और पूछ लेते हैं। जेड एक्सिस।
को डाउट हो तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको बोलने का भरपूर मौका मिल जाएगा। एंड ओनली आई कैन हियर। हाँ, आप मतलब ऑनलाइन जो होंगे वो भी सुन सकेंगे। ओनली आई कैन नॉट हियर, मतलब ठीक, जो जो ऑनलाइन कर रहे हैं क्लास वो सुन सकेंगे। और आपको लगता है कि ओनली आई शुड हियर, व्हाट्सएप कर दीजिए। डन। तो जेड निकालने के लिए सेम प्रोसेस, सबका निकाल कर जोड़ देंगे। ऐसे ही सीखा ना हमने यहाँ पर, यही है बेसिक। एक से ज्यादा पार्टिकल होगा क्या होगा, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल कर, सबका एक्सिस के अबाउट निकाल कर सबको जोड़ देंगे। जेड एक्सिस के अबाउट, तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या कट करना है, तीसरा वाला m1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरा वाला m2 c स्क्वायर। चौथा वाला m2 जीरो स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर विल गिव यू ई स्क्वायर। ये आया आपका आंसर। कुछ पूछना हो इसमें? चलो अब करो जो प्रॉब्लम, ये तो हो गया आसान वाला। नाउ there is a system of three masses. One is kept at origin, one is kept here, and one is kept in xy plane। xy plane में ध्यान रखिएगा। The third mass is in xy plane, such that they form an equilateral triangle, such that they form an equilateral triangle. Then find moment of inertia of this system about x-axis, about, देख रहे हो कैसे टफ करते जा रहा हूं मैं आपके लिए लाइफ। देखो आप इस चीज को सोचो, इस चीज को समझो। पहले मैंने आपको एक लाइन में सिखाया एक मास का कैसे निकालोगे। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, एक से ज्यादा मास हो तो कैसे निकालोगे। फिर मैंने आपको क्या सिखाया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे जब कोऑर्डिनेट्स दे रखा है तो। ठीक है। और अब जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं तो मैंने तीनों के कोऑर्डिनेट्स गायब कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले क्या लिखना होगा, तीनों का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, और उसके बाद पीछे जैसा सवाल बन जाएगा ये। तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स लिखकर बताइए मुझे कि क्या है। चैलेंज तो 2m वाले का है। अच्छा ये m मास का है, दिस वन, उसके से कोई फर्क वर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो वहीं पर है। चैलेंज है कोऑर्डिनेट्स लिखना।
मैथ्स है चैलेंज। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो बेटा हो जाएगा। और 2m एक्स वाई प्लेन में है, ये ध्यान रखना है। 2m इज इन एक्स वाई प्लेन। 3m का कोऑर्डिनेट लिखा गया बच्चा। 3m का कोऑर्डिनेट सबसे आसान तो वही है। बोलो। ओरिजिन से है, एक्स एक्सिस पर है, कितनी दूरी पर है? ए। एक्स एक्सिस पर है तो बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जीरो। चैलेंज 2m वाले का है, निकालिए। निकाल के बताइए 2m का कोऑर्डिनेट्स। और पहले मैच करिएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। हो गया। ऐसा करेंगे थोड़ी देर के लिए, एक्स वाई प्लेन को ऐसे बना लेंगे। ये m, ये 3m, और ये 2m। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है बेटा, तो हम सबको पता है ये दूरी कितनी आती है? a/2। और ये दूरी कितनी आती है? √3/2 a। याद हो तो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है? √3/2 a। अगर खाली ये एक्स वाई प्लेन में रहता तो कोऑर्डिनेट क्या आता? a/2 कॉमा √3/2 a। बट ये तीनों में है, बट एक्स वाई प्लेन पर है, तो जेड कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा? जीरो। बताओ इसमें अगर कुछ पूछना हो तो यही सही समय है। ध्यान से देखो, यही सही समय है पूछने का। कोई सा ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया हो? एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आया? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और जेड को जीरो क्यों बोला? क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है, मतलब समझ रहे हो? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया ये। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पीछे नहीं है, इसके आगे नहीं है। तो आगे और पीछे अगर नहीं है तो क्या जीरो है? ठीक है। जेड इज जीरो। अरे आगे बढ़ोगे तब तो कुछ जेड आएगा, तब तो कुछ जेड आएगा, या फिर पीछे जाओगे तब जेड आएगा। लेकिन जब तुम एक्स वाई प्लेन में ही हो तो जेड का वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये मैथ्स है। अब तो कर सकते हो, आप करो जल्दी से। यही सब चीज तो सीखना है बेटा। सब सवाल बन ही जाता। आप यहाँ क्यों बैठे? कि नहीं? 99.5% जनता को हवा भी नहीं लगता। समय बेटा निकल जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, आप कुछ बोलते भी नहीं हो डर से, घर पर कि पापा क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगी। ये सब चीज नहीं करने का है। जो नहीं समझ में आता है बोल देना, हमको नहीं समझ में आ रहा है। 2 साल के बाद सफोकेट होने से बढ़िया है अभी बोल देने का कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। तब कुछ किया जा सकता है ना? समय रहते अगर इलाज हो जाए तो कैंसर फोर्थ स्टेज में पहुंचेगा नहीं। बच सकते हैं लोग, कैंसर से बचते भी हैं। लेकिन आप 2 साल बस इसी भ्रम में रहोगे कि यार यार हम घर पर कैसे बोल दें कि कैसे मेरा हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे बोल दो भाई, नहीं आ रहा हमको समझ में।
हमको बस सीबीएसई का पढ़ना है, हमको बस नीट का पढ़ना है, हमसे नहीं होगा हैवी वाला। हमको पहले बेसिक करना है। नहीं तो क्या फायदा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। बी फ्रैंक अबाउट स्टडीज। लोग कर ही नहीं पाते हैं, ये ही चीज नहीं कर पाते। अच्छा हम ज्वाइन कर लिए हैं, फिर भी किसी तरह घिसे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। अब अगले साल देखेंगे। तो अगले साल में तो इस साल का तो 4 महीना वेस्ट हो जाएगा। 4 और 2 फरवरी। समझो इस चीज को, बड़े हो गए हो। और कुछ चीजें सही में टफ होंगी तो वो तो मैं लिख देता हूँ ये टफ है। उसको 5 बार करो घर पर। 9वीं 10वीं की पढ़ाई में और 20वीं की पढ़ाई में फर्क दिख रहा है। 9वीं 10वीं की पढ़ाई में हर दिन वही चीज होता है। नवंबर से जो पढ़ लिए वही 10 बार कर रहे हैं। अभी देखो, मार्च से शुरू करा है पढ़ाना, और हर दिन नया, हर दिन नया, खत्म ही नहीं हो रहा है। और फरवरी तक नया ही रहता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। ये है चैलेंज, समेटना सबको और दिमाग में रखना। ये जो कर लिया सिलेक्शन हो गया। 60% भी दिमाग में रह गया सिलेक्शन हो जाएगा। तेज बच्चों का 80% के अराउंड रिटेंशन रहता है। बहुत तेज जो है एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, उनको भी 100% नहीं होता है, ठीक है। एवरेज 60-40% रिटेंशन एंड इट विल बी क्लियर्ड। बट हाँ, उसके लिए मेहनत करना होगा। ठीक है। तो m का x एक्सिस से x को कट कर देंगे। 0 और 0 इज 0। 3m का x एक्सिस से 1 को कट कर देंगे। 0 और 0 का स्क्वायर विल गिव यू 2m। इसको कट कर देंगे। √3/2 a का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। डायरेक्ट लिख लो इससे बढ़िया। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटा दिया। ये रहा आपका आंसर। मैच करो, आंसर ये आया। सो 2m इंटू √3 का स्क्वायर करोगे तो 3। 3/2 ma स्क्वायर। कोई सा भी लाइन जो नहीं समझ में आया हो आपको। कोई सा भी लाइन जो नहीं समझ में आया हो आपको। दिस इज द करेक्ट मोमेंट टू आस्क। क्योंकि थोड़ी देर बाद ना ही मेरे पास पीडीएफ होगा। हाँ, फिर आप पूछोगे वो ए कैसे आया था, वो 0 कैसे आया था। वही कर रहे हैं जो सीखा। हो गया। वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए सबका वाई कोऑर्डिनेट को कट कर देंगे और बाकी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले वाले तो अभी भी 0 है। 3m, 0 कट करने के बाद a और 0 मिलेगा तो a² प्लस 0 का स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, a²। 2m, y को कट करने के बाद a/2 मिलेगा और 0 का स्क्वायर मिलेगा तो a/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने। सो 2m इंटू a²/4, 3ma² प्लस 0
दिस विल गिव यू हाउ मच, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1, 7/2 ma²। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो जब दो कर ही लिया, एक को क्यों छोड़े? बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत टफ हो गया ये, आज के दिन के लेवल से, पहले क्लास के हिसाब से ये आपके लिए सबसे टफ हो गया प्रॉब्लम। बट अगर आंसर आ रहा है तो देखो मौज करो फिर, है ना, दिवाली बढ़िया से मनाओ। नहीं आ रहा है तो भी मनाओ, क्योंकि अगले साल तो मना नहीं पाओगे, इसी साल मना लो। 4 चैप्टर फिजिक्स का, और 4 चैप्टर, 3 चैप्टर केमिस्ट्री का अभी मेरा बाकी है, 12 में सोच लो, मेरा बाकी है। एनसीईआरटी लेवल का मेरा बाकी है, मार्च से पढ़ाना शुरू किया है। हो गया। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मेरा बाकी है, मेरा बाकी है तो बाकियों का क्या होगा पता ही है आपको। तो जेड एक्सिस के लिए जेड को कट करेंगे, ये तो अभी भी 0 है। जेड को कट करेंगे, a² + 0 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर, दिस विल गिव यू a²। जेड एक्सिस को कट करेंगे यहां पर, तो a²/4 √3 का स्क्वायर, 3 a का स्क्वायर, a² और 4, 3a² + a² विल गिव यू 4a², 4a²/4 से कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? बस a²। आंसर मैच करो। Iz = 5ma²। आया ये आंसर, 5ma²। कुछ पूछना हो? एक का हम बेसिक्स लिखेंगे, अगले वाले का कुछ पूछना हो तो बताओ, तो आगे चलेंगे और क्या करेंगे। वेरी गुड, देखो बच्चों का आंसर आ रहा है, बढ़िया, वेरी गुड बेटा, गुड। आई एक्स आ गया, तो IY और IZ भी आ गया होगा। एक आ गया तो सब आने लगेगा। कोशिश तो करके देखो, बाकी तो मैं खड़ा हूं यार साथ में, कहीं भी रहो आप। अब मेरे नाम पर अगर घर पर झूठ बोलोगे तो फिर दिक्कत है। हाँ, बच्चे झूठ बोलकर घूमने चले जाते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, पता है मुझे। तो मेरे नाम पर अगर आप झूठ बोलोगे तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम भाई ऑनेस्ट आदमी हूँ, और कभी भी किसी भी ऑनेस्ट आदमी के नाम पर झूठ नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। खैर, झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए किसी की बात पर, बट किसी ऑनेस्ट आदमी के नाम पर कभी नहीं, तो बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। हुआ भी। स्कूटी से आते थे पढ़ने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, गए थे क्रिकेट खेलने, DJ कॉलेज। अब मैंने मनाया नहीं, बट हो गया, तो करोगे वैसे तो वही होगा। तो व्हाट वी डू इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास, इस पूरे मास को हम
छोटे छोटे मासेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे मासेस में, और एक मास इज डीएम। दिस इज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम क्या करेंगे, मैं जो बोलूंगा रोटेशन वाले चैप्टर में वो मैं लिखूंगा अभी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखिए, स्टेप्स लिखिए और रटिए क्या करते हैं। कंसिडर अ स्मॉल मास डीएम find the perpendicular distance of this small mass dm from axis of rotation. Step 2, step 3. So say that distance is r. Right. Moment of inertia of this small mass di as dm into r square. वही लिखा है हमने। बड़ा मास को क्या लिखते थे, पॉइंट मास को क्या लिखते थे, वही लिखा हुआ है। तो छोटा पॉइंट तो छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, and then for total moment of inertia आपको पता है कि अब क्या करना है ना। नाउ प्रीवियसली यूज कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होगा। हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी राइट लीनियर मास डेंसिटी, बोलो। लैम्डा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, सिखाया मैंने आपको। हाउ डू वी राइट सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया, ये भी सिखाया मैंने आपको, है ना। सेंटर ऑफ मास में सब सिखाया मैंने आपको, जस्ट 2 क्लास पहले, 2 क्लासेस जो सेंटर ऑफ मासेस किए हुए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हाउ विल यू राइट वॉल्यूम मास डेंसिटी, रो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो ये चूंकि हमने लर्न कर रखा है, तो एक बात बताओ, जब लीनियर का केस होगा, मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा होगा, और एलिमेंट का लेंथ अगर dx होगा, तो उसका मास क्या आएगा, बताओ यूनिटरी मेथड से, m/l इंटू dx, और क्या बोल सकते हैं उसको, लैम्डा इंटू dx, सिखाया मैंने आपको। अब यूज होगा ये। सिमिलरली कैन यू राइट सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए dm कैसे लिखोगे।
सो लीनियर के लिए लेंथ ऑफ पार्टिकल लिखते हैं, सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द पार्टिकल। डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट, व्हिच कैन बी रिटन एज सिग्मा टाइम्स डीए। एम बाय ए क्या है, सिग्मा, एम बाय ए को सिग्मा से रिप्लेस कर दिए। एंड सिमिलरली वॉल्यूम का मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिखना रहे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डीएम कैसे लिखोगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, दिस विल बी रिटन एज रो डीवी। अगेन ये सब सिखा रखा है सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में। We will be using this for today's class, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से देखना, एक कर रहा हूं मैं पूरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड, तो सबसे पहले रॉड के लिए हम इस एक्सिस के अबाउट निकालने की कोशिश करेंगे। चलो स्टेप वन करो, सेलेक्ट एन एलिमेंट। अरे जैसे वहां सेलेक्ट करते थे वैसे एलिमेंट सेलेक्ट करो। इस एलिमेंट का मास क्या होगा, डीएम, और इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, डीएक्स। इट्स अ थिन रॉड, ऑब्वियसली थिन रॉड। हो गया स्टेप वन, कंसिडर अ स्मॉल मास डीएम। स्टेप टू करो, writes its distance from chosen axis, let that distance be x, let that distance be x. Step 3, write small moment of inertia dm into x square. And step 4, I will be equals to integral of dm into x square. अब इसके बाद मैथ्स की कहानी शुरू होती है। एक बात बताओ, ये जो dm है ये x है और dx है, ये आपने लिखा है, सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में ये गिवन है कि रॉड का लेंथ L है और मास M है, बस इतना ही गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये पूरे रॉड L का फिर से मैं कर दे रहा हूं जो मैंने सिखाया था आपको, कितना मास है, M। एक यूनिट रॉड का कितना मास होगा, M/L। तो dx यूनिट रॉड का कितना मास होगा, M/L इंटू dx। ये हो गया यूनिटरी मेथड। अगर डायरेक्ट करना है तो let the linear mass density be lambda into dx। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। दोनों में से कोई एक। तो ये आपने जो लिखा, एल लेंथ का मास m, एक यूनिट का मास M/L, तो dx यूनिट का मास कितना है, M/L इंटू dx। ये क्या लिखा हुआ है, स्मॉल एलिमेंट का मास, रिप्लेस कर दीजिए वहां पर।
M/L कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। और इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कर दीजिए आंसर, बताइए क्या आएगा। अच्छा, एक चीज और, लिमिट्स क्या लगाएंगे बेटा? एक्स कहां से शुरू हो रहा है और एक्स कहां पर खत्म हो रहा है? एल के बाद कोई रॉड है क्या? नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। और जो रिजल्ट आएगा अब उसको रटना है, रटना है, रटना है। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल x³/3। लिमिट्स वगैरह कैसे निकालते हैं ऑलरेडी सिखा रखा है। रटना है। एक्सिस के साथ रटना है। एक्सिस के साथ रटना है। ये है एक्सिस। कुछ पूछना है आपको किसी को, रिपीट करना हो तो वो भी बता दो। वेरी गुड, ml²/3, वाह, मजा आ गया यार। एक होमवर्क लिख लो। वही रॉड है, सेम रॉड। बट इसको यू आर रोटेटिंग अबाउट सेंटर। सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं आप। दिस इज योर होमवर्क। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहीं से शुरू करेंगे हम अगली क्लास, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली छठ के बाद, फिजिक्स का। नेक्स्ट वीक सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ठीक है। हाँ, सारी क्लासेस 5-6 क्लासेस होंगी, बिल्कुल होंगी। और थर्मोडायनेमिक्स की क्लास कर रहे होंगे हम, तो कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट कर लेने का। कोई भी चीज नहीं समझ में आए प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा। सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन इसलिए क्योंकि ये गली में काली जी बैठती हैं, भीड़ हो जाता है, आने जाने में होगा दिक्कत, पहला चीज। दूसरा, बच्चा लोग बहुत बदमाश है इस गली में, पटाखा बहुत फोड़ता है, ठीक है। आपके सेफ्टी, सुबह में भी फोड़ देता है उठ के, 5 बजे सुबह से फोड़ना शुरू कर देता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए आप, क्लासेस तो होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। कोई भी डाउट होगा मेरे से हैंड रेस करके बोलकर पूछ लेना। उसके बाद भी रह गया तो जब यहाँ पर आओगे तो मेरे से पूछ लेना। बहुत ऑप्शन है, टेंशन नहीं लेना है लेकिन, ठीक है। सब हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। एक एक चीज पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जा सकते हो आप। इस वाले क्वेश्चन का आईजेड नहीं आया, मैं कर देता हूँ आईजेड। देखो यहाँ पर आईजेड देख लो, ये वाला ना, देखो, बाय बेटा। तो आईजेड निकालने के लिए क्या सीखा तुमने? देखो ध्यान से, पहले मैं ये मिटा देता हूँ, थोड़ा हौच पौच हो गया है, तरीके से कर देते हैं। इतना तो तय है ना बेटा, पहले जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे,
तो पहले मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबका बता के बताओ। पहले वाले मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा जेड एक्सिस से, तो जेड को कट कर देंगे, जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर विल गिव यू व्हाट, जीरो। ये समझ आया? डिस्टेंस निकाल रहे हैं अभी। ठीक। इसका 3m वाले का, 3m वाले का जीरो को कट कर देंगे, डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, क्या देगा आपको, ये डिस्टेंस आएगा। ये आया बेटा? और लास्ट वाले में इसको कट कर दोगे तो देखो इसको, a/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट, ये होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, स्क्वायर बाद में करेंगे सबका, डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो इसको देखो ध्यान से, a² बाय 4 प्लस 3a² बाय 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 1 विल गिव यू व्हाट, 4a², 4 और 4 चला जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a²। समझ आया? जेड से डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं अभी हम, डिस्टेंस, स्क्वायर नहीं कर रहे अभी उसका। बोलो। आ गया? अब बन जाएगा पूरा। चलो ठीक। और कुछ पूछना हो? ठीक है बेटा। चलो, जा सकते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, ऑफलाइन वाले जाइए।